नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर टीवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारा चल रहा है महाकुंभ सीरीज। जी हां, महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत हमारा टारगेट है 16 फरवरी 2025, जो कि एमपीपीएससी प्री होने वाला है। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम हर यूनिट से संबंधित आपके लिए एमसीक्यू ला रहे हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज है, इसमें चलेंगे हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जिसमें हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ? 2024 में मध्य प्रदेश में पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ था? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन उज्जैन, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर, चौथा ऑप्शन भोपाल। कहाँ हुआ था दोस्तों? कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं साथियों, 2024 में मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये हुआ था आपका उज्जैन में। कहाँ हुआ साथियों? उज्जैन में हुआ था, पहला था। कब से कब हुआ था साथियों? तो 1 से 2 मार्च के मध्य 2024 में हुआ था। कुल कितने कॉन्क्लेव एमपी में हो चुके हैं साथियों? कुल हो गए हैं 7। 7वां कौन सा है दोस्तों? तो वो है शहडोल में। कहाँ है? शहडोल में है 7वां कॉन्क्लेव। ठीक है साथियों, आगे अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, नर्मदापुरम जिले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कब हुआ है? अभी तो मैंने आपको बता दिया उज्जैन में पहला था। कब हुआ था? 1 से 2 मार्च 2024 में। 7वां कौन सा है? शहडोल में। अब बताइए कि नर्मदापुरम जो जिले में, इसमें कब हुआ था? पहला ऑप्शन 3 दिसंबर 2024, दूसरा ऑप्शन 5 दिसंबर 2024, तीसरा ऑप्शन 7 दिसंबर 2024 और साथियों चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 2024। कमेंट कीजिए, नर्मदापुरम जिले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कब हुआ था साथियों? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा 7 दिसंबर 2024। जी हाँ, 7 दिसंबर 2024 को हुआ था। स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। प्रारंभ कब से हुआ? उज्जैन से हुआ। कब हुआ था साथियों? 1 से 2 मार्च 2024 में हुआ था। इसके बाद साथियों जबलपुर में कब हुआ और कहाँ कहाँ हुए, तो ये देखते हैं। तो साथियों जबलपुर में हुआ था 20 जुलाई 2024 में। इसके बाद अगला बात करें तो अगला कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर में कब हुआ साथियों? तो 28 अगस्त 2024 में हुआ। साथियों सागर में कब हुआ? 27 सितंबर में। रीवा में 7 दिसंबर। सब 2024 में हुआ। ठीक है साथियों, कितने हो गए? एक तो उज्जैन हो गया, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और ये हो गया आपका नर्मदापुरम। और वर्तमान में कहाँ हुआ साथियों? वर्तमान में आपका शहडोल में हुआ है। कहाँ हुआ है? शहडोल में। अभी तक कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। देख लिए कौन कौन सा हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप लोग सब याद रखिए कौन सा कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है, कितने हो चुके, कब से स्टार्ट हुआ है। तो 1 से 2 मार्च उज्जैन से प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन पन्ना। मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव कब हुआ है साथियों? बताइए कब हुआ 2024 वाला। तो आइए देखते हैं कहाँ हुआ था 2024 का। भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? भोपाल में। कब से कब तक हुआ? तो ये 17 से 18 अक्टूबर 2024 को हुआ था। 17 से 18 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर
समिट GIS 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ होगा? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन जबलपुर, तीसरा ऑप्शन साथियों ग्वालियर और चौथा है भोपाल में। कमेंट करिए मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ होगा साथियों। तो साथियों ये होगा आपके शहर भोपाल में। कहाँ होगा? भोपाल, राजधानी भोपाल में होगा। कब से कब होगा दोस्तों? 24 से 25 फरवरी 2025 के मध्य होगा। 24 से 25 फरवरी के मध्य होगा। थीम क्या है साथियों? तो इसका थीम है मध्य प्रदेश अनंत संभावना। थीम क्या है? मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं हैं। और ये कौन सी सम्मिट है साथियों? तो ये 8वें नंबर की। कौन सी? 8वें नंबर की। पूछ लेगा मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट कहाँ हुआ? भोपाल में। 8वें नंबर के 24 से 25 फरवरी के मध्य होगा। थीम है मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश के नवनिर्मित। पहला रीवा, दूसरा सिंगरौली, तीसरा साथियों सतना, चौथा सीधी। कहाँ किया है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने किस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा रीवा में। रीवा में किया। कितने नंबर के साथियों? तो 6वां बन गया। कितना बन गया? 6वां। और साथियों कब किया है इसका लोकार्पण? तो 20 अक्टूबर 2024 को किया है। कब किया? 20 अक्टूबर 2024 को। सतना में कौन सा बनेगा साथियों? तो सतना में प्रस्तावित है 7वां। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये 20 दिसंबर 2024 को। तो पूछेगा 7वां कौन सा बनेगा? तो सतना। 6वां कौन सा बना? रीवा। कब घोषणा हुआ रीवा का? तो 20 अक्टूबर 2024 को। और सतना का घोषणा 20 दिसंबर 2024 को हुआ है साथियों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगली स्लाइड, वर्तमान मतलब दिसंबर 2024 में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी बहनों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? जानते हैं आप लोग कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी जिसको बोलते हैं, उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की थी। कब से चालू की? कितनी राशि दी? ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी, अब कितना है और कितना बोला गया है, ये सब के बारे में बताएंगे आपको। तो आप लोग पहले बताइए दिसंबर 2024 में कितनी राशि दी गई? पहला ऑप्शन 1000, 1100, 1200, चौथा ऑप्शन 1250। कमेंट करिए साथियों दिसंबर 2024 में कितनी राशि दी गई थी? तो साथियों आपका सही आंसर होगा कितना? 1250। कितनी राशि दी गई थी? 1250। स्टार्टिंग कब से हुई थी इसकी साथियों? इसके स्टार्टिंग साथियों 5 मार्च 2023 से 2024, 5 मार्च 2023 सॉरी, कब से हुआ था? 5 मार्च 2023 से हुआ था। किसने शुरुआत किया? शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय किसने? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू किया। 5 मार्च 2023 से चालू किया। प्रारंभ में राशि कितनी थी? प्रारंभ में राशि इसका 1000 था। वर्तमान में कितना हो गया है साथियों? 1250। और इसे बढ़ा के आगे कितना चलेगा? तो आगे इसको 3000 करने वाला है साथियों। कितना करने वाला है? 1000 से स्टार्ट हुआ था, 1250 हो चुका है और इसका लक्ष्य है 3000 रुपये प्रति माह करने की। यह किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम यह शाजापुर से हुआ था। कहाँ से हुआ? शाजापुर के। इसमें लाभान्वित कौन लोग रहेंगे? तो 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं इसमें लाभान्वित रहेंगी। कहाँ से कितने वर्ष तक? 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं इसमें लाभान्वित रहेंगी। स्टार्ट कहाँ से हुआ? शाजापुर। याद रखिए कहाँ से? शाजापुर से। कब हुआ? 5 मार्च 2023 में। किसने किया? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। कब? प्रारंभ में राशि कितनी थी साथियों? तो 1000 थी।
वर्तमान दिसंबर, क्योंकि अभी पेपर है 16 फरवरी, पूछ सके कि दिसंबर में कितनी दी गई राशि, 1250 रुपये दी गई, क्योंकि ये एक बार आ चुका है पेपर में कि लाडली बहना योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी, तो वो 1000 दी जाती थी। वर्तमान में 1250 हो गया और इसको आगे जाके 3000 रुपये तक करने का लक्ष्य है। ठीक है साथियों, और 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं को दिया जाता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। बाणसागर डैम के बैंक वाटर पर बने सरसी आइलैंड रिसोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बाणसागर डैम में बने वाटर सरसी आइलैंड रिसोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में? पहला ऑप्शन अनूपपुर, दूसरा ऑप्शन शहडोल, तीसरा ऑप्शन उमरिया और साथियों चौथा ऑप्शन सिंगरौली है। आप लोग कमेंट कीजिए सरसी आइलैंड किस जिले में है। तो साथियों सरसी आइलैंड कहाँ है? शहडोल में है। कहाँ है? शहडोल में। अवस्थिति इसका तो बता ही चुका है, बाणसागर डैम के बैक वाटर में बनी हुई है। ठीक है, इसका उद्घाटन अभी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। ये कौन है? हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, वर्तमान सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने बैंक वाटर सरसी आइलैंड का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये कहाँ है? शहडोल में है। ये एक टूरिज्म प्लेस को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है साथियों, अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 17 दिसंबर 2014 को जयपुर में किस नदी जोड़ो परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध किया गया है? 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में। तो पहला ऑप्शन है पार्वती काली सिंध चंबल, दूसरा है गंगा यमुना, तीसरा है साथियों ताप्ती नर्मदा और चौथा ऑप्शन है केन बेतवा। कहाँ की गई थी? जयपुर में। किस नदी जोड़ परियोजना की शुभारंभ? त्रिस्तरीय साथियों। तो त्रिस्तर में कौन है साथियों? यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है पार्वती काली सिंध और चंबल। गंगा यमुना हो नहीं सकते साथियों, आप दिमाग लगाइए। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। ये मैं मध्य प्रदेश का मैप बना रहा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए इधर क्या है आपका? यूपी है साथियों। यहाँ पे क्या है आपका? राजस्थान। यहाँ पे आपका क्या है? गुजरात। और साथियों इधर है महाराष्ट्र और इधर है आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए क्या बोला है? पार्वती का जयपुर, तो राजस्थान यहाँ है, मतलब जयपुर यहाँ है। इधर कौन सी नदी बहती है साथियों? इधर ये चंबल नदी बहती है। ठीक है, काली सिंध भी इधर चंबल की सहायक नदी, और पार्वती नदी भी यही है। ठीक है, अब जयपुर राजस्थान। अब देखिए साथियों आप लोग ध्यान दीजिए, गंगा यमुना दोनों कहाँ बहती हैं? यूपी में। राजस्थान से कोई संबंध नहीं, मतलब ये गलत। ताप्ती नर्मदा साथियों, ताप्ती गुजरात में बहते, नर्मदा गुजरात में और ताप्ती भी कहाँ? गुजरात में। राजस्थान में नहीं जाते, मतलब ये भी गलत। केन बेतवा ये भी इधर जाते हैं यूपी में, ये भी गलत। आपका क्या बचा साथियों? पार्वती काली सिंध। और बोला त्रिस्तरीय, तो 3 नदियाँ कौन सी है? पार्वती काली सिंध और चंबल। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देश में कोल बेड मिथन सीबीएम संसाधन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? सीबीएम संसाधन में पहला फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन सेकेंड, तीसरा ऑप्शन फिफ्थ, चौथा ऑप्शन 6। कौन सा स्थान है देश में? जल्दी से बताइए साथियों। तो आपका सही आंसर होगा 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस वर्ष ने? पहला उद्योग वर्ष, दूसरा स्वास्थ्य वर्ष, तीसरा वन वर्ष, चौथा शिक्षा वर्ष। 2025 को किस वर्ष के नाम से जाना जाए? जैसे विश्व स्वास्थ्य ने बनाया है, विश्व में पूरा है, 2025 को किस नाम से जाना जाएगा? AI।
AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या फिर याद नहीं आ रहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एक और है तो वो याद नहीं आ रहा। जैसे उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है 2025 को, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा कि 2025 को किस वर्ष के नाम से जाना जाएगा, तो उद्योग वर्ष के नाम से जाना जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2024 को प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजित किया गया है? 2024 में प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन देवास और साथियों चौथा ऑप्शन है जबलपुर। कहाँ अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा देवास में। कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों 6 अगस्त को। यहाँ पे अगस्त लिखा है, मैंने आपको डेट बता दी है कब किया गया, 6 अगस्त को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का साथियों पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। जल्दी से बताइए 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है साथियों? तो देखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कौन? 23-24 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? 23-24 के अकॉर्डिंग पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान है साथियों महाराष्ट्र का, किसका है? महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान है आपका राजस्थान, किसका है? तो ये क्रम याद रख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों से पूछ सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा क्रम बताइए। तो पहले मध्य प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में राजस्थान। ये 2022-23 साथियों 23-24 और 2022-23 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के स्थान पहला था। महाराष्ट्र किस में था? प्रथम में। और मध्य प्रदेश का स्थान साथियों द्वितीय था। कौन सा स्थान था? द्वितीय था 2022-23 में। ठीक है, 23-24 में क्या है? मध्य प्रदेश पहला है सोयाबीन में। और किस में पहला? ये देख लीजिए चने में भी पहला उत्पादन में है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश देश में मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है? 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन है साथियों आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट करिए दोस्तों आप लोग, क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखते हैं साथियों, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है 2023-24 में? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? पहला स्थान। हरे मिर्च उत्पादन में कौन सा स्थान है? हरे मिर्च के उत्पादन में साथियों सेकेंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड। और देख लेते हैं मध्य प्रदेश 2023-24 के अकॉर्डिंग किसमें कौन सा स्थान है? तो कुल दलहन उत्पादन साथियों, कुल दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान है। और द्वितीय स्थान किसमें है? कुल तिलहन में। कुल तिलहन में भी द्वितीय स्थान है। मोटे अनाज साथियों, मोटे अनाज में तृतीय स्थान है। मैं यहाँ पे थर्ड लिख दे रहा। मोटे अनाज में तीसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में दोस्तों, गेहूं उत्पादन में भी कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। देखिए सेकेंड किसमें देख लीजिए, गेहूं उत्पादन देख लीजिए, दलहन और खाद्यान्न। इसमें क्या, सॉरी, खाद्यान्न और तिलहन और गेहूं में दूसरा स्थान है। दलहन में कौन सा है? पहला। मसाला उत्पादन में पहला। हरी मिर्च में दूसरा। मोटे अनाज में तीसरा स्थान है। और मैंने आपको बोला था चना उत्पादन में साथियों इसका फर्स्ट स्थान है। मूंगफली उत्पादन की बात करते हैं
तो साथियों मूंगफली उत्पादन में तीसरा स्थान है। सरसों उत्पादन की बात करें तो इसमें भी तीसरा स्थान है साथियों। और सोयाबीन उत्पादन में अभी बात कर दिए थे, सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। सब बात कर लिए किस में कौन सा रैंक है मध्य प्रदेश का। ठीक है साथियों, देखिए पहले में कौन कौन सा है साथियों? पहले में मसाला है आपका और कुल दलहन है और चना। दूसरे में खाद्यान्न, तिलहन, गेहूं। तीसरे में है साथियों आपका मोटे अनाज, सरसों, मूंगफली। ये आपकी किस में है? तीसरे में। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और साथियों चौथा ऑप्शन है चौथा। जल्दी से बताइए दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है साथियों? तो आइए देखते हैं। तो साथियों दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा है। साथियों दुग्ध उत्पादन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम का उत्पादन किया जाता है, मतलब खपत उपलब्धता कितनी होती है प्रति व्यक्ति? तो साथियों 673 ग्राम। 673 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है दूध की। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और दूध उत्पादन में कितना कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न में। साथियों आपका अगला प्रश्न, देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी? पहला पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, दूसरा केन बेतवा लिंक परियोजना, तीसरा गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना और साथियों चौथा ऑप्शन है महानदी गोदावरी लिंक परियोजना। देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है साथियों? तो आपका सही आंसर हो केन बेतवा लिंक परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना का 2 स्किल मॉडल, कौन सा मॉडल? 2 स्किल मॉडल मतलब टोपोग्राफी किसने तैयार किया है? पहला इतिहासकार जफर अंसारी, आर्किटेक्चर मोहम्मद खान, तीसरा इतिहासकार विनोद सिंह, चौथा ऑप्शन है साथियों भूवैज्ञानिक शरद जैन। केन बेतवा लिंक परियोजना 2 स्किल मॉडल किसने तैयार किया है? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? इतिहासकार जफर अंसारी ने। किसने तैयार किया? इतिहासकार जफर अंसारी ने 2 स्किल मॉडल लॉन्च किया, मतलब तैयार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश में स्थान बायोगैस संयंत्र में पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरे ऑप्शन है तीसरे, चौथे ऑप्शन है चौथे। कौन सा स्थान है साथियों? जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले स्थान पे कौन है साथियों? तो पहले स्थान पे है चंडीगढ़। पहले स्थान पे कौन है? चंडीगढ़। दूसरे स्थान पे आपका यूपी। दूसरे स्थान पे क्या है? यूपी है। साथियों 2024 में संचालित कितने हैं? सॉरी अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों। बैतूल में कितने चालू किए जाएंगे? तो बैतूल में 24, ये बता रहे था, बैतूल में 24 संयंत्र चालू किए जाएंगे। बालाघाट में 13 साथियों, बैतूल में 24, बालाघाट में 13 और सिंगरौली में साथियों कितनी करी जाएगी? 12। और मध्य प्रदेश में कुल 2024 में कुल कितनी तैयार की जाने की प्रस्तावना है? तो 104 की। कितने? 104 की, जिसमें से 2024-25 में जिसमें से बैतूल में 24 लग चुके हैं, बालाघाट में 13 और सिंगरौली में 12। ये कार्यशील में है बायोगैस संयंत्र। कुल कितने लगाना था? 104। और बायोगैस संयंत्र में कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान है किसका? मध्य प्रदेश का। पहले में चंडीगढ़, दूसरे में यूपी। अगला प्रश्न में चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बनाई गई? आधुनिक और आत्मनिर्भर, पहला ग्वालियर, दूसरा उज्जैन,
तीसरा श्योपुर, चौथा वारंगल। कहाँ बनाया गया था साथियों, कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ग्वालियर में। जी हाँ, ग्वालियर में आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला बनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, किस सौर परियोजना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है? किस सौर परियोजना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है? पहला ऑप्शन है ओमकारेश्वर सौर परियोजना, दूसरा ऑप्शन है रीवा सौर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है सांची सौर परियोजना और साथ ही चौथा ऑप्शन है चंबल सौर परियोजना। किस सौर परियोजना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्टडी के रूप में, केस स्टडी के रूप में शामिल किया है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा रीवा सौर परियोजना। किसको? रीवा सौर परियोजना को शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गैर कृषि उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को, गैर कृषि है पहला और फिर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जाएगी? पहला ऑप्शन 24 घंटे, 10 घंटे क्रमशः। एक साइड मान लो गैर कृषि और एक साइड है आपका कृषि। दूसरा 22 घंटे, 10 घंटे, तीसरा 22 घंटे, 12 घंटे, साथियों चौथा 24 घंटे, 14 घंटे। क्या होगा आपका सही आंसर? देखते हैं साथियों, तो इसको किसके अंतर्गत लाया गया था? क्रमशः देखना साथियों, पहले गैर कृषि आएगा फिर कृषि आएगा। तो पहले अटल कृषि ज्योति व अटल गृह ज्योति, अटल कृषि ज्योति योजना और अटल गृह ज्योति योजना इसके तहत लाया गया था। और साथियों इसको 24 घंटे और 10 घंटे उपलब्ध विद्युत कराए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किससे? 24 और 10 घंटे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की तुलना की कुल अनुमानित विद्युत ऊर्जा क्षमता कितने वाट की? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की पहला ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन 600, तीसरा ऑप्शन 900 और साथ ही चौथा ऑप्शन है 6000। कितना है ओमकारेश्वर पार्क सोलर पार्क की अनुमानित विद्युत क्षमता? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 600। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ी सी। कितने देखिए, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की तुलना कुल अनुमानित विद्युत ऊर्जा की कितने वाट की होगी? तो साथियों आपका होगा 600। कितनी वाट की होगी साथियों? 600 की होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है साथियों। कहाँ होगा? खंडवा में। खंडवा में है ये। और किस नदी के तट पर है? तो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है साथियों? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों इसी के साथ। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को प्रदेश के किस जिले में लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है सीहोर, दूसरा है रीवा, तीसरा है इंदौर, चौथा है भिंड। तो साथियों आपका सही आंसर होगा सीहोर। सीहोर के भी कहाँ? आस्था में। सीहोर के आस्था में लगाने की दी गई है मंजूरी साथियों। और कब दी गई है इसको? तो 7 जून 2024 को। कब दी गई साथियों? 7 जून 2024 को दी गई है। ठीक है ना, कहाँ? सीहोर के आस्था को 7 जून 2024 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण पाथेय न्यास ने कुल कितने सदस्य होंगे? कुल कितने? पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 18, चौथा 28। साथियों कितने सदस्य होंगे? तो 28 सदस्य होंगे। श्री कृष्ण पाथेय न्यास में 28 सदस्य होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौन सा एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट
एयरपोर्ट बनने जा रहा है? कौन से एयरपोर्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर एयरपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर एयरपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर एयरपोर्ट और चौथा ऑप्शन है खजुराहो एयरपोर्ट। साथियों कौन सा बनने जा रहा है? तो आपका सही आंसर होगा इंदौर एयरपोर्ट। कौन सा साथियों? इंदौर, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से चलने वाला, सौर ऊर्जा से पूर्णतः चलता है दोस्तों, इसमें विद्युत की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीरो वेस्ट। और साथियों इसका नाम क्या है? इंदौर एयरपोर्ट का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट की घोषणा कब की गई था साथियों? तो 22 दिसंबर 2024 को। कब की गई थी? 22 दिसंबर 2024 को। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने कौन जा रहा है? इंदौर एयरपोर्ट। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। लिखा है उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने देश के पहले जीएसआई क्या साथियों? जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा है धार, तीसरा है साथियों सीहोर, चौथा है ग्वालियर। कहाँ किया है साथियों? जल्दी से बताइए। अभी देखे थे जीआईएस कहाँ? ग्वालियर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? कौन सा? रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? पहला ऑप्शन 6वां, दूसरा ऑप्शन है साथियों 7वां, तीसरा ऑप्शन है 8वां और साथियों चौथा ऑप्शन है 10वां। रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? कमेंट करिए साथियों कौन से क्रम का है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 8वां। कौन सा है? 8वां। घोषित कब किए दोस्तों? ये 2 दिसंबर को 2024 को राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार। किसके उस पे कहने पर? तो साथियों ये राष्ट्रीय सलाह पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके कहने पर मतलब इसकी अनुशंसा पर करते हैं, इसके रिपोर्ट के आधार मतलब एनटीसीए, फुल फॉर्म इसका क्या है? एनटीसीए का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2 दिसंबर 2024 को और इसी के तहत ये 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है मध्य प्रदेश का। ठीक है साथियों, और इसका क्षेत्रफल की बात करें साथियों तो क्षेत्रफल है इसका 763 वर्ग किलोमीटर लगभग में साथियों, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है 763 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व में किस किस जिले को सम्मिलित क्षेत्र है? किस किस जिले का सम्मिलित क्षेत्र है रातापानी टाइगर रिजर्व? पहला रायसेन सीहोर, दूसरा भोपाल सीहोर, तीसरा भोपाल एवं रायसेन और साथियों चौथा ऑप्शन है रायसेन और बिरसा। किस किस का कौन कौन से जिला सम्मिलित है रातापानी टाइगर रिजर्व में? तो साथियों आपका सही आंसर होगा रायसेन और सीहोर शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस तिथि को रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? अभी बता दिए कब घोषित किया गया था साथियों, 2 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भारतीय वन सर्वेक्षण 2023, भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का बांस क्षेत्र में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का बांस क्षेत्र में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है साथियों तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट अनुसार मध्य प्रदेश में बांस का कौन सा स्थान है उत्पादन में देश में?
तो साथियों आपका सही आंसर होगा पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला। तो साथियों दूसरे स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है दूसरे नंबर पे? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और साथियों चौथे नंबर पे उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। पहले में मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उड़ीसा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर किस जिले में है? प्राणपुर किस जिले में? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा है इंदौर, तीसरा है भोपाल, चौथा है अशोकनगर। कहाँ है साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म। तो साथियों आपका सही आंसर होगा अशोकनगर में। कहाँ है? अशोकनगर में। कहाँ है साथियों? अशोकनगर। लोकार्पण कब हुआ है साथियों इसका? तो 6 मार्च 2024। किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री। इनके द्वारा? मुख्यमंत्री। और आपको पता ही है कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित रामसर साइट तवा जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रामसर साइट जो घोषित हुए वर्तमान में वो तवा है, वो किस जिले के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है नर्मदापुरम, दूसरा ऑप्शन है हरदा, तीसरा ऑप्शन है रायसेन और चौथा ऑप्शन है विदिशा। कमेंट करिए दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा। तो साथियों आपका सही आंसर है नर्मदापुरम। किसके अंतर्गत आएगा? नर्मदापुरम के अंतर्गत। कब घोषित किया है साथियों? 14 अगस्त 2024 को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट में। यह प्रदेश का 5वां है। प्रदेश का कौन सा है? 5वां है। और साथियों देश का 85। पहला कौन था? तो भोजपुर तालाब। पहला कौन था साथियों? भोजपुर ताल। कब बना? 2002 में। इसके बाद बना साथियों 3 बना है। अब आप उसका डेट बताइए, मैं डेट नहीं बताऊंगा कौन कौन सा। यशवंत सागर, सांख्य सागर, यशवंत, सांख्य सागर और सिरपुर। कौन कहाँ है? तो मैं बता दे रहे, यशवंत और सिरपुर कहाँ है? इंदौर में। सांख्य सागर साथियों यह आपका शिवपुरी में। बट आप लोग ये बताइए कि तीनों को एक साथ दिया गया था तो किस सन में दिया गया था रामसर साइट का दर्जा? वर्तमान में किसे दिया गया है? तवा को। नर्मदापुरम जिले में स्थित है। 14 अगस्त 2024 को दिया गया। प्रदेश का 5वां, वह देश का 85वां है, 85 नंबर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में स्थित बायसन रिसॉर्ट को डीज में कौन से स्थान प्राप्त है? बायसन रिसॉर्ट को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन से स्थान है साथियों? पहला स्थान है। कौन से स्थान प्राप्त है? पहला स्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत AI आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम पेंटेरा है रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? पेंटेरा। वह किस टाइगर रिजर्व में लगाया गया? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है पेंच, तीसरा ऑप्शन है रातापानी और साथियों चौथा ऑप्शन है कान्हा। तो AI से उन्नत कहाँ लगाया गया है साथियों? ये है पेंच में लगाया गया है। उसका नाम याद रखिएगा, क्या है नाम? तो पेंटेरा नाम है। क्या नाम है साथियों? पेंटेरा। किस टाइगर रिजर्व में? पेंच टाइगर रिजर्व में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र कंपनी का किस जिले का थांडला शहर प्रदेश का तीसरा 100% स्मार्ट मीटरीकरण वाला शहर बना है? 100% मतलब 100% वहाँ मीटर लग चुका है। तो कौन सा जिला है साथियों? पहला ऑप्शन है रतलाम, दूसरा है धार,
तीसरा है झाबुआ, चौथा है अलीराजपुर। तो क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा झाबुआ। झाबुआ में 100% मीट्रिकरण हो चुका है, स्मार्ट मीट्रिकरण, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, राज्य में वेब आधारित ई नगर पालिका क्या है? वेब आधारित ई नगर पालिका योजना कब प्रारंभ की गई थी? वेब आधारित पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 5 जुलाई 2024। क्या है पहला ऑप्शन? 5 जुलाई 2024 है। दूसरा ऑप्शन है 5 नवंबर 2024। तीसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर 2024 और साथियों चौथा ऑप्शन है 5 जनवरी 2024। वेब आधारित ई नगर पालिका योजना कब प्रारंभ की गई थी साथियों? तो आपका सही आंसर होगा 5 नवंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी। कब? 5 नवंबर 2024। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, राज्य में ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन की नवीन प्रणाली पर विकसित कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन पर कौन सी पोर्टल को लॉन्च किया गया है साथियों? पहला संपदा 2.0 पोर्टल, दूसरा भूमि 2.0 पोर्टल, तीसरा जमीन 2.0 पोर्टल और साथियों चौथा है हमारी भूमि 2.0 पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है साथियों? जल्दी से बताइए आप लोग। ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो साथियों सही आंसर होगा संपदा 2.0। कौन सा? संपदा 2.0 लॉन्च किया गया है। साथियों और बारे में और जान लेते हैं और कौन कौन सा पोर्टल है। एक होता है समर्थ पोर्टल, एक होता है समर्थ, मैं पोर्टल नहीं लिख रहा, समर्थ होता है। ये क्या होता है साथियों? ये होता है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विभाग के लिए। अर्ध घुमंतु विभाग के लिए होता है। कौन सा होता है? समर्थ होता है। दिशा पोर्टल क्या होता है साथियों? दिशा की बात करें तो वाणिज्यिक कर के लिए होता है। कौन सी? वाणिज्यिक कर के लिए होता है। बलराम ऐप का किस लिए होता है साथियों? बलराम ऐप की बात करते हैं साथियों तो ये किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। ये किसका कार्य है? बलराम का, ठीक है। बलराम ऐप का जल दर्पण है साथियों ऐप। तो जल दर्पण ऐप का कार्य क्या है? जल विभाग, जल जीवन विभाग। दूसरा किससे कौन से संबंधित है? ठीक है, जल दर्पण ऐप से संबंधित क्या है? जल जीवन विभाग। एमपी कल्चर ऐप, एमपी कल्चर ऐप संस्कृति विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संस्कृति विभाग से। उषा मोबाइल, साथियों उषा मोबाइल की बात करें तो ये ऊर्जा साक्षरता से संबंधित है। किससे? ऊर्जा साक्षरता अभियान से संबंधित है। और साथियों बात करें तो ई विवेचन ऐप, ई विवेचना का संबंध है मध्य प्रदेश पुलिस से। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश पुलिस से। ई गिरदावरी का संबंध है राजस्व विभाग से। और साथियों समग्र पोर्टल का संबंध है एकल नागरिकता डेटाबेस, एकल नागरिकता डेटाबेस।
और आप लोग देख लीजिएगा, इतनी जरूरी थे, मैं जो वो बता दिया। कौन कौन सा बता दिया? समर्थ बता दिया, ठीक है, समर्थ बता दिया, दिशा बता दिया, बलराम, जल दर्पण, एमपी कल्चर, उषा मोबाइल, ई विवेचना, ई गिरदावरी और समग्र पोर्टल। किनका किससे संबंध है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मेटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी? मेटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2024 में। दूसरा ऑप्शन है मार्च 2024 में। तीसरा ऑप्शन है साथियों सितंबर 2024 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 2024 में। कब की गई थी साथियों? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि मेटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों ये की गई सितंबर 2024। कब की गई? सितंबर 2024 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, राज्य में टीडीआर पोर्टल किसके माध्यम से तैयार हुआ है? एमपीएसईडीसी, एनआईसी, भारत बायोटेक, नोकिया। किसके साथ साथियों? तो एमपीएसईडीसी। किसके साथ सहारे? एमपीएसईडीसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किस विभाग द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल? कौन सा पोर्टल? अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन राजस्व विभाग, दूसरा ऑप्शन जनसंपर्क विभाग, तीसरा ऑप्शन है साथियों पर्यावरण विभाग, और चौथा ऑप्शन है वित्त विभाग। किससे संबंधित है अग्रदूत पोर्टल? अग्रदूत, दूत क्या करता है साथियों? दूत क्या पढ़ता है? सूचना, मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब लोगों के बीच संपर्क प्रस्तुत करता है, अर्थात क्या होगा आपका? जनसंपर्क विभाग। अग्रदूत पोर्टल किससे संबंधित है? जनसंपर्क विभाग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन कब किया गया? मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन कब किया गया? पहला ऑप्शन है जनवरी 2024, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2024, तीसरा है जून 2024 और साथियों चौथा ऑप्शन है जुलाई 2024। मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन कब किया गया? तो साथियों आपका सही आंसर होगा जुलाई 2024 में इसका अनुमोदन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, लोकपथ मोबाइल ऐप की सहायता से, कौन सी मोबाइल ऐप? लोकपथ मोबाइल ऐप की सहायता से प्रदेश के किस क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से सुधार संभव है? पहला सड़क, दूसरा पर्यावरण, तीसरा रेलवे, चौथा संचार। किससे संबंधित है साथियों लोकपथ मोबाइल ऐप? तो साथियों लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, राज्य के सरकारी स्कूलों में एआई तकनीक आधारित कौन से चैटबॉट का उपयोग किया गया है सरकारी स्कूलों में? साथियों पहला विद्या शक्ति, दूसरा स्वयं सिद्धि, तीसरा ज्ञान शक्ति और चौथा ऑप्शन है ई सिद्धि। कौन सा एआई तकनीक आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है साथियों, या फिर उपयोग किया गया है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा स्वयं सिद्धि। कौन सा? स्वयं सिद्धि का उपयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? वृक्ष आवरण और कुल वन, पहला 83,723.58, 75,073.44, 77,073.44, 85,723.58। कौन सा है साथियों? क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और इसके अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं साथियों? तो ये रिपोर्ट के अनुसार कुल 52 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 52। जानते हैं आपकी वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 55 जिले हो चुके हैं, लेकिन वो 3 जिले जो वर्तमान में बने हैं वो 3 जिले शामिल
नहीं है, केवल 52 जिलों में ये रिपोर्ट जारी की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है ISFR 2024, ठीक है ना, वही इंडियन वन स्थिति रिपोर्ट। इंडियन वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्ष अनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, अभी तो देखे थे उसका क्षेत्रफल कितना है, अब प्रतिशत की बात कर रहा है साथियों। पहला है 25.85, 27.81, 23.31, 25.31, कितना प्रतिशत है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा 27.81 प्रतिशत है। कितना? 27.81 प्रतिशत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से देखिए ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण बस बोला है। कौन सा? वन आवरण में मध्य प्रदेश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन है साथियों 27%, तीसरा ऑप्शन है 23% और साथियों चौथा ऑप्शन है 21%। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 25%। कितना होगा? 25% होगा। और साथियों वृक्ष आवरण में कितना प्रतिशत है? वृक्ष आवरण, तो साथियों वृक्ष आवरण है 2%। कितने प्रतिशत है? वृक्ष आवरण 2% है। अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं साथियों? अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो साथियों इसका प्रतिशत है 30.72%। कितना है? 30.72% अभिलिखित है। वन एवं वृक्ष आवरण कितना है? 27.81% है। वन आवरण कितना है? 25% है और वृक्ष आवरण कितना है? 2% है। हम पूरे वन रिपोर्ट 2023 के बारे में बता चुके हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों में? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का? पहला अति सघन वन, दूसरा है साथियों मध्यम सघन वन, तीसरा है खुले वन और साथियों चौथा ऑप्शन है झाड़ियाँ। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस वन की है? तो साथियों खुले वन का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है खुले वन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न वही भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है साथियों। पहला ऑप्शन है आपका बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैतूल और चौथा ऑप्शन है साथियों मंडला। चौथा ऑप्शन कौन सा है? मंडला है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बालाघाट। क्या होगा? बालाघाट आपका पहले स्थान पर है। छिंदवाड़ा साथियों आपके सेकंड स्थान पे है। छिंदवाड़ा कौन से स्थान पे है? सेकंड स्थान पे है। और साथियों बैतूल का आपका तीसरा स्थान है। बैतूल में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। और साथियों मंडला में आपका चौथा स्थान। मंडला कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। और श्योपुर है आपके 5th स्थान पर। तो देखिए क्या क्या देख लिए, पहले स्थान पर बालाघाट, दूसरे में छिंदवाड़ा, तीसरे में बैतूल और चौथे ऑप्शन पे आपका मंडला, मतलब चौथे नंबर पर मंडला और 5वें नंबर पे क्या है साथियों? श्योपुर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न वन रिपोर्ट स्थिति भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति 2023 अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला पूछे कौन सा है साथियों? पहला ऑप्शन भिंड, दूसरा ऑप्शन है मुरैना, तीसरा ऑप्शन है बड़वानी, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? भिंड। कौन सा होगा साथियों? भिंड। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? भिंड है। कितना की है साथियों? तो 181.07 वर्ग किलोमीटर। कितना? 181.07 वर्ग किलोमीटर की है। सेकेंड स्थान पे कौन है साथियों? तो सेकेंड में है रतलाम और साथियों थर्ड स्थान पे है आपका निवाड़ी। कौन सा है? तीसरे पे
निमाड़ी। पहले में भिंड, दूसरे में रतलाम और तीसरे में निमाड़ी जिला आता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपका, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? पहला टीक, दूसरा पलाश, तीसरा तेंदू, चौथा आम। किस प्रकार के वन की प्रजाति सर्वाधिक है साथियों? तो साथियों आप जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका सही आंसर होगा टीक प्रकार की। किस प्रकार की? टीक। किस में? मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में। ये तो फॉरेस्ट का कुल हो गया साथियों। ग्रामीण में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में साथियों पलाश क्या पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में पलाश। और शहरी क्षेत्र में साथियों अमरूद। शहरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक अमरूद। और ग्रामीण क्षेत्र में पलाश पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में कौन सा है? टीक। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति पद नाम का नया नाम क्या रखा है? कुलपति का क्या किया गया है नया नाम? पहला ऑप्शन है कुल सचिव, दूसरा ऑप्शन है कुलगुरु, तीसरा ऑप्शन है साथियों कुलाधिपति और चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष। क्या नाम रख दिया गया है कुलपति का? नया नाम क्या है साथियों? तो साथियों नया नाम है कुलगुरु। क्या रखा गया है? कुलगुरु। अब कुलपति की जगह क्या बोला जाएगा? कुलगुरु बोला जाएगा। कब से? 2024 से। अगले प्रश्न मतलब 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया था? विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और साथियों चौथा ऑप्शन है उज्जैन। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो साथियों इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों? इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों इसी के साथ। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रवि मलमर, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और साथियों चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजय गुप्ता। 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ को 28वें मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने साथियों शपथ कब लिया? तो 25 सितंबर 2024 को इन्होंने शपथ लिए है। साथियों कहाँ जन्म इनका कहाँ हुआ है? तो कैथल हरियाणा में, कैथल हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है जन्म? तो 24 मई 1963 को इनका जन्म हुआ है। और उच्च न्यायालय के रूप में शपथ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ मध्य प्रदेश में कब लिए हैं? तो ये लिए 25 सितंबर 2024 की। और ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? तो साथ ही 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? वेंडर योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। कौन सा है साथियों पहले नंबर पर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी, क्या बोला है? पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी किस शहर में है? पहला ग्वालियर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा गुना, चौथा भोपाल। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको तो याद ही कर लीजिए। पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी किस शहर में है? तो साथियों किस शहर में? जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा शिवपुरी में। कहाँ है? यह शिवपुरी में है।
जो कौन सी कॉलोनी? प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है पर्वतरोही रत्नेश पांडे। पर्वतरोही रत्नेश पांडे ने उत्तराखंड के केदारनाथ कंठ पर्वत पर तिरंगा लहराया। कहाँ? केदारनाथ कंठ पर्वत पर तिरंगा लहराया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मध्य प्रदेश में किस जिले से संबंधित है? कौन? रत्नेश पांडे। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है सतना, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और साथियों चौथा ऑप्शन है जबलपुर। क्या होगा साथियों? किस जिले से संबंधित हैं? तो साथियों ये सतना से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? सतना जिले से संबंधित। ये पहले व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति हैं दोस्तों ये कारनामा करने वाले, और इन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? विक्रम अवार्ड से नवाजा गया। किसे? रत्नेश पांडे को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी साथियों? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है साथियों गुजरात। वृंदावन ग्राम योजना किस शहर द्वारा शुरुआत की गई थी? मतलब किस राज्य द्वारा? तो साथियों आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश द्वारा। इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा की बात करें साथियों तो 26 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा हुई। कब हुई? 26 अगस्त 2024 को। क्या कब हुए थे? जन्माष्टमी के अवसर। कब? जन्माष्टमी के अवसर पर। स्टार्ट कब से हुआ? 3 सितंबर 2024 से। कब से हुआ? 3 सितंबर 2024 से। और कौन सी योजना कब हुआ दोस्तों? और ये जो चयनित ग्राम पंचायत है साथियों, चयनित ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? वृंदावन ग्राम। वृंदावन ग्राम बोला जाएगा जितने भी वृंदावन ग्राम योजना के तहत चयनित हैं। ठीक है। रानी दुर्गावती प्रोत्साहन श्री अन्न योजना कब हुआ? रानी दुर्गावती श्री अन्न, इसकी शुरुआत कब हुआ दोस्तों? 3 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है। लाडली बहना मैंने आपको बता ही चुका कब हुआ है। मुख्यमंत्री स्कूटी देख लो, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना तो ये 23 अगस्त 2023 को। कहाँ से शुरू हुआ? शहडोल से। स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना शहडोल से चालू हुआ। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ये कब से शुरू हुआ साथियों? तो ये 4 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है। और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये कब से स्टार्ट हुआ साथियों? तो 2 नवंबर 2022 से। और लाडली लक्ष्मी योजना कब हुआ था? 5 मार्च। कब से हुआ साथियों? 5 मार्च 2023। और बात कर लेते हैं, 1-2 और योजनाओं की बात करते हैं साथियों इसी के साथ इसी में। तो लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए। अंकुर योजना, अंकुर योजना ये आया था 5 जून 2021 को। और कौन सी योजना की बात करते हैं साथियों? सुराज योजना, सुराज अभियान या फिर योजना ये हुआ था 17 सितंबर 2021 को। और साथियों ई रूपी योजना है साथियों 18 अक्टूबर 2022 को। साथियों ये इतने सारे अपने पास अब पेज कम पड़ रहे हैं बताने के लिए, नहीं तो और भी बता देते कौन सी योजना कब चालू हुई। एक और आप लोग याद रख लेना साथियों, सांस योजना। सांस योजना कब चालू हुआ दोस्तों? तो ये 5 फरवरी
2021 में चालू हुआ। सांस योजना कब चालू हुआ? 5 फरवरी 2021 में। और ए हेल्प योजना, ए हेल्प कार्यक्रम ये हुआ था साथियों 23 जुलाई 2022 में। इतने सारी योजनाएं साथियों, इसमें आप लोग याद रखिए। एक हुआ समाधान योजना, और समाधान योजना ये साथियों नवंबर 2021 में। इतने सारे बता दिए जितने अपने पास स्लाइड थे। और एक संबल 2.0, संबल 2.0 कब हुआ साथियों? तो ये 16 मई 2022 को हुआ। इतने सारे बता दिए। कौन कौन से बता दिए? रानी दुर्गावती श्री अन्न, मुख्यमंत्री स्कूटी, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार, लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली लक्ष्मी भी बता दिए, अंकुर योजना, सांस योजना, ए हेल्प योजना, समाधान योजना और संबल योजना। ये सब के बारे में आपको हमने बता दिया कि डेट कब कौन सी शुरू हुई थी। अब बाकी जो बचे हैं साथियों देखेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए एक योजना से संबंधित वीडियो लाएंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं बताएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी मध्य प्रदेश में योजना चालू किए गए हैं हर क्षेत्र से संबंधित, वो एक तरफ से आपको पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई 16वीं विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पहला श्री रमेश मेडोला, दूसरा श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री गोपाल भार्गव और साथियों चौथा ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान। किसके नाम है साथियों ये रिकॉर्ड? तो साथियों ये आपका सही आंसर होगा श्री भार्गव गोपाल। जी हाँ, ये 9वीं बार जीत चुके हैं। कितनी बार? 9वीं बार जीत चुके हैं, और विधायक भी 9वीं बार रह चुके हैं। साथियों इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो रहेली सागर, रहेली सागर। साथियों 16वीं विधानसभा चुनाव का जो हुआ था, इसमें क्या थे? ये 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर क्या थे? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये तो आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ ही चुके होंगे कि ये जो सदस्य होते हैं संसद सदस्य, उनको शपथ दिलाने के लिए इसका नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका पद जैसे यहाँ अध्यक्ष ये सब बनते हैं साथियों, तो इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसकी समाप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं होती, केवल ये शपथ दिलाने के लिए इसके पद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और साथियों चौथा है गुजरात। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश का कौन सा प्रथम स्थान है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और साथियों चौथा है गुजरात। जल्दी से बताइए क्या होगा साथियों? आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा जो योजना बची थी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें देखते हैं चैंपियन 2.90 योजना, चैंपियन 19 योजना। ये कब आया साथियों? 5 सितंबर 2022 को। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम ये कब हुआ साथियों? 15 सितंबर 2022 को भी ये भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, और साथियों युवा अन्य दूत योजना, इसका डेट नहीं है 10। और साथियों और क्या देख लेते हैं? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सीएम मत बोलना दोस्तों, मुख्यमंत्री ही बोलना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये कब आया साथियों? तो 21 अप्रैल 2022 को आया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ये साथियों 7 मार्च 2022 को आया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना कब हुआ साथियों? मुख्यमंत्री जन आवास योजना साथियों कब आया? तो मुख्यमंत्री जन आवास योजना आपका आया था 15 अगस्त 2022 को। कब आया? 15 अगस्त 2022 को। स्टार्स परियोजना
ये आया साथियों 23 फरवरी 2021 को। देवारण्य परियोजना, ये जरूरी है साथियों, देवारण्य योजना, ये आया था जुलाई 2021 को। देवारण्य कब आया था? जुलाई 2021 को। दीदी वाहन सेवा योजना साथियों, दीदी वाहन सेवा योजना, दीदी वाहन सेवा योजना कब आया? मई 2020 में। कब आया साथियों दीदी वाहन योजना? मई 2020 में। पंख अभियान, पंख अभियान साथियों ये आया था 24 जनवरी 2021 को। पंख अभियान कब आया साथियों? 24 जनवरी 2021 को। ऊषा योजना साथियों, ऊषा योजना, तो ये योजना आया था 25 नवंबर 2021 को। ऊषा योजना कब आया साथियों? 25 नवंबर 2021 को। और साथियों एक और योजना लास्ट देख लो आप लोग, आप राशन आपके ग्राम योजना। क्या? राशन आपके ग्राम योजना, राशन आपके ग्राम योजना, ये साथियों कब आया था? ये 15 नवंबर 2021 को आया था। 15 नवंबर 2021 को। कब आया? 15 नवंबर 2021 को आया था राशन आपके ग्राम योजना। तो ये सारी योजनाएं देख लिए हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किन किन शहरों में नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? पहला गुना, दूसरा सागर, तीसरा खरगोन, चौथा उपर्युक्त में से कोई सभी। कहां कहां खोलने की बात की है साथियों? जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किन किन शहरों में नए विश्वविद्यालय खोलने की? तो गुना, सागर और खरगोन, उपर्युक्त सभी साथियों। चारों जगह ही, तीनों जगह ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलेगी? मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलेगी? पहला सागर, दूसरा गुना, तीसरा ग्वालियर और साथियों चौथा है टीकमगढ़। मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलेगी? जल्दी से बताइए साथियों, मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे खोलेगी? तो ये साथियों आपका सही आंसर होगा गुना में। कहाँ खोलेगी? गुना में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान? अभी बता चुका दोस्तों, क्या बताया था? तीसरे स्थान पे है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया गया है? विकसित किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है साथियों? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है देवास, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और साथियों चौथा ऑप्शन है धार। मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? तो किस जिले में साथियों? तो ये किया जा रहा है उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में किया जा रहा है। और उज्जैन में आईटी पार्क भी खोलने की, आईटी पार्क, पहला आईटी पार्क है साथियों आपका इंदौर में। पहला आईटी पार्क कहाँ है? इंदौर में। और दूसरा कहाँ खोलना जाएगा? उज्जैन में। दूसरा आईटी पार्क कहाँ खोला जाएगा? उज्जैन में। ठीक है साथियों। और देखते हैं मुरैना में साथियों मेगा लेडर पार्क खोला जाएगा। और साथियों टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोला जाएगा? धार में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोला जाएगा? धार में खोला जाएगा। मुरैना में मेगा लेदर पार्क, धार में टेक्सटाइल पार्क और उज्जैन में आपका मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा। साथ में आईटी पार्क भी कहाँ विकसित किया जाएगा? उज्जैन में किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत श्री कृष्णा माथे ट्रस्ट का गठन किया गया है? पहला कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, तीसरा मध्य प्रदेश लोक स्नान
न्यास मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 किसके तहत साथियों? तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? 35वें मुख्य सचिव के रूप में पहला अनुराग जैन, दूसरा बीरा राणा, तीसरा स्मिता भारद्वाज, चौथा है राजीव त्रिपाठी। तो साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पहला इंदौर, दूसरा धार, तीसरा भोपाल, चौथा है उज्जैन। कहाँ किया गया है साथियों? मध्य प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण? तो साथियों आपका सही आंसर है धार में। कहाँ किया गया है? धार में। अगला प्रश्न है, हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? हनुमान लोक, महाकाल लोक कहाँ है? उज्जैन में। नर्मदा लोक कहाँ खोला जाएगा? अमरकंटक में। तो उसी प्रकार हनुमान लोक कहाँ खोला जाएगा? पहला ऑप्शन छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन बालाघाट, तीसरा ऑप्शन पांडुर्ना और साथियों चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। कहाँ खोला जाएगा? तो साथियों पांडुर्ना में। कहाँ? पांडुर्ना में। घोषणा कब की गई थी? 5 अक्टूबर 2023 को। किन्होंने किया गया था? शिवराज सिंह चौहान ने। आप बोल रहे होंगे पहले साथियों ये छिंदवाड़ा में था। तो जब छिंदवाड़ा से पांडुर्ना अलग हुआ तो जहाँ पे हनुमान लोक खोला जाना है, मतलब हनुमान लोक बनाया जाने वाला है, वही स्थान अब पांडुर्ना जिले में चला गया। तो अब ये कहाँ हो जाएगा? पांडुर्ना, ना कि हनुमान। कहाँ? छिंदवाड़ा। क्योंकि अभी तक क्या अलग पढ़ रहे थे हम लोग? छिंदवाड़ा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब छिंदवाड़ा से पांडुर्ना अलग हुआ है तो ये पांडुर्ना जिले में चला गया है। और साथियों ग्वालियर में क्या किया जाएगा? तो लॉजिस्टिक पार्क, ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबा बैजनाथ लोक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाए? पहला नीमच, दूसरा सिवनी, तीसरा आगरमालवा, चौथा है शाहजहाँपुर। कहाँ बनाया जाएगा साथियों? बाबा बैजनाथ लोक तो आगरमालवा में बनाया जाएगा। साथियों आपका अगला प्रश्न है, विद्यावान योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विद्यावान योजना का संबंध उच्च शिक्षा से है, ना कि स्कूली शिक्षा से। आपका अगला प्रश्न है, नेवा का फुल फॉर्म क्या है? नेवा का फुल फॉर्म क्या है? पहला नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई व्हीकल एप्लीकेशन, नेशनल ई वॉलंटियर एप्लीकेशन और इनमें से कोई नहीं। क्या है साथियों नेवा का फुल फॉर्म? तो साथियों नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का है फुल फॉर्म। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किए? पढ़ चुके थे अभी 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? अशोक कुमार का किस खेल से संबंधित है साथियों? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है मलखम्ब और चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। अशोक कुमार किस खेल से संबंधित है साथियों? तो साथियों अशोक कुमार किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये है साथियों हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है अशोक कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2024 का पहला ऑप्शन है श्री माधव प्रसाद पटेल, दूसरा डॉक्टर सुनीता गुहा, तीसरा श्रीमती सुनीता गुप्ता और साथियों उपरोक्त सभी। 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? कमेंट करिए दोस्तों, किन को सम्मानित किया गया है? तो साथियों उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया। किन को? उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। अब इनका संबंध देख लेते हैं किस जिले से है। तो साथियों श्री माधव प्रसाद
पटेल, इनका संबंध साथियों दमोह जिले से है। कहाँ से है? दमोह से। सुनीता गुधा का संबंध दोस्तों मंदसौर से है। कहाँ से संबंधित है? मंदसौर से संबंधित है। और श्रीमती सुनीता गुप्ता का संबंध दोस्तों डिंडौरी से है। कहाँ से है? डिंडौरी जिले से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किस देश ने जीता? पहला, किसे दिया गया है? किसे दिया गया? निकिता पोरवाल को, साक्षी भारद्वाज को, सौम्या तिवारी को, प्रीति परमार को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसे दिया गया है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसे दिया गया है फेमिना मिस इंडिया खिताब? तो साथियों ये दिया गया है, आपका सही आंसर क्या होगा? फेमिना मिस इंडिया खिताब किसे दिया गया है? तो साथियों ये दिया गया है निकिता पोरवाल को। किसे दिया गया है? निकिता पोरवाल को। किसे? निकिता पोरवाल को दिया गया है। मालवा संगीत पुरस्कार की बात करते हैं साथियों। मालवा, यहां देखिए, मालवा संगीत पुरस्कार, मालवा संगीत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कविता कृष्णमूर्ति को। किन्हें दिया गया है? कविता कृष्णमूर्ति को। राजभाषा सम्मान शील्ड, जी हाँ, राजभाषा सम्मान शील्ड किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है साथियों। और आयरन मैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रिया भावे। डॉक्टर प्रिया भावे को क्या दिया गया है? आयरन मैन का खिताब दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है अवनीश को। किन्हें दिया गया है? अवनीश को दिया गया है। माधव सप्रे पुरस्कार, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किन्हें दिया गया है? तो साथियों माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पांड्या को दिया गया है। किन्हें? श्री विष्णु पांड्या को। ठीक है, तो और किसको क्या सम्मान दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, संसद रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? एक और देख लो, संसद रत्न दिया गया है सांसद सुधीर गुप्ता को। सुधीर गुप्ता को संसद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? पहला ऑप्शन है साथियों भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और साथियों चौथा ऑप्शन है जबलपुर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो साथियों ये हुआ है भोपाल में। कहाँ हुआ है? भोपाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन से स्थान है? मसाला उत्पादन में कौन से स्थान है दोस्तों? तो अभी देख चुके थे कौन से स्थान है, प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? धरती आबा पहला 2 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024, 2 नवंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024। धरती आबा की शुरुआत कब की गई थी साथियों? तो 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी। आपका अगला प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया? मध्य प्रदेश के कितने, कौन सी योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। पहला ऑप्शन 33, दूसरा ऑप्शन 34, तीसरा ऑप्शन है 32 और साथियों चौथा ऑप्शन है 30।
कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 33। कितना? 33। अगला प्रश्न है आपको, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना किस जिले में हुई है? पहला भोपाल में, दूसरा उज्जैन में, तीसरा धार में और साथियों चौथा देवास में। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ हुई है साथियों? तो इसका स्थापना हुई है आपके उज्जैन में। कहाँ हुई है? उज्जैन में हुई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थित है? कर्कराज मंदिर की स्थापना पहला उज्जैन, दूसरा रीवा, तीसरा है धार, चौथा है छिंदवाड़ा। कर्कराज मंदिर की स्थापना कहाँ स्थापित है साथियों? तो ये भी कहाँ है? उज्जैन में स्थापित है कर्कराज मंदिर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविद द्वारा की गई खोज के अनुसार किस राज्य को विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी का दर्जा दिया गया है? किस राज्य को विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी का दर्जा दिया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विश्व का पूछा है, किसका? विश्व का। तो साथियों आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है साथियों बीना, दूसरा है विजयपुर, तीसरा है मेघनगर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कहाँ किया है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा विजयपुर। कहाँ स्थापित किया है? विजयपुर में स्थापित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है साथियों भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और साथियों चौथा ऑप्शन है उज्जैन। मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर है उज्जैन। कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्वालियर जिले में के कलाकार प्रभात राय का निधन हो गया। ये इनका संबंध किससे? प्रभात राय का संबंध किससे? पहला संगीतकार, दूसरा चित्रकार, तीसरा है मूर्तिकार और साथियों चौथा है हास्य कलाकार। साथियों आपका सही आंसर होगा मूर्तिकार। क्या होगा? मूर्तिकार। ये ऊपर नीचे होगा। सही आंसर क्या होगा साथियों? आपका मूर्तिकार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदेश का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? एजुकेशन डाटा सेंटर साथियों किस जिले में? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है भोपाल। प्रदेश का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर है भोपाल में। कहाँ किया जाएगा? एजुकेशन डाटा सेंटर भोपाल में। जानते हो साथियों आपको भोपाल में सबसे ज़्यादा एजुकेशन से संबंधित विश्वविद्यालय स्थापित है। एजुकेशन से संबंधित आप यदि कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करेंगे सर्वाधिक आपको मिलेंगे भोपाल में। भोपाल में मिलने का सबसे बड़ा रीजन है साथियों कि वहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भूत मेले साथियों भूत मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? भूत मेले पहला बैतूल, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा है सिवनी, चौथा है बालाघाट। कहाँ आयोजित किया गया है साथियों भूत मेले? तो साथियों आपका सही आंसर होगा बैतूल। बैतूल में भूत मेले का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ओटर ऊड बिलाव को रेडियो टैग किया गया है? पहला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दूसरा माधव टाइगर रिजर्व, तीसरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ओटर ऊड बिलाव को रेडियो टैग किया गया है? बताइए जल्दी साथियों कहाँ किया गया है? तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ किया गया है साथियों?
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है अयोध्या के राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में किस जिले में सिंडोवा गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? अयोध्या का जो राम मंदिर की तर्ज है, जो इसे राम मंदिर बना है, उसी तर्ज पर किस जिले में राम मंदिर स्थापित की जाएगी साथियों, और किस शैली में की जाएगी? तो नागर शैली में। आपको पता है कि कौन कौन सी शैली होती है? नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, पंचायतन शैली होती है और बेसा शैली होती है। तो साथियों नागर शैली उत्तर भारत में होती है, ऐसे होती है, नीचे से ऊपर से नीचे क्या होती है? गोलाई कम होती जाती है, चौड़ाई। द्रविड़ शैली में क्या, नागर शैली में क्या है? नीचे ऊपर और नीचे दोनों की चौड़ाई समान रहती है, शीर्ष गुंबद हो। द्रविड़ शैली क्या होती है? चौड़ाई क्या दोस्तों? घटती जाती है और शेष भाग समतल रहता है। बेसा शैली जो है ये दोनों का मिश्रित रूप है। बेसा शैली क्या है? दोनों का मिश्रित रूप। और पंचायतन शैली साथियों लिखा है, ये पंचायतन मतलब 5 मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है। नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो अब बताइए राम मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है धार और साथियों चौथा ऑप्शन है अलीराजपुर। कहाँ होगा साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा इंदौर। कहाँ होगा? इंदौर में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद केसरी का खिताब पाने वाले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हो गया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित? पहला अलीराजपुर, दूसरा है साथियों बुरहानपुर, तीसरा है सिंगरौली और चौथा ऑप्शन है विदिशा। कि हिंद केसरी खिताब पाने वाले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हुआ बुरहानपुर जिले से संबंधित। कहाँ संबंधित हैं? बुरहानपुर जिले से संबंधित है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर। मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण, पहला सीतामऊ, दूसरा पथरिया, तीसरा पानसीलम, चौथा है पसरी। देखो एक है पथरिया और एक है पसरिया। तो जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है साथियों, ये बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा सीतामऊ। कहाँ किया जाएगा? सीतामऊ में। अगला प्रश्न है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट, किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है साथियों, ये बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन 3907, दूसरा ऑप्शन 3821, तीसरा ऑप्शन 3524 और साथियों चौथा ऑप्शन है 4582। कितने तेंदुओं की संख्या हो चुकी है साथियों? मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 3907। जी हाँ, 3907 मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या हो चुकी है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो पहला है राजकुमार हिरानी, दूसरा है नसरुद्दीन शाह, तीसरा है कैफी अजमी और चौथा है जावेद अख्तर। किसे राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया है साथियों? जल्दी से बताइए साथियों किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, प्राची यादव का संबंध किस खेल से साथियों? पहला ऑप्शन मलखम्ब, दूसरा ऑप्शन पैराकेनो, तीसरा ऑप्शन क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है हॉकी। साथियों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है,
किस खेल से संबंधित है, उसे कौन से पुरस्कार मिला, ये तो बहुत ही जरूरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो साथियों प्राची यादव का संबंध किससे है, किस खेल से संबंधित है, प्राची यादव पैरा केनो से संबंधित है। किससे संबंधित है, पैरा केनो से संबंधित है प्राची यादव। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है पीएम जनमन योजना, अभी देखे थे पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क किस जिले में बनाई गई है। साथियों पहले देखे थे पीएम जनमन योजना कहाँ शुरू हुई, मतलब किस गांव को बोला गया, किस राज्य को। ये देखिए आप पहले सड़क कहाँ बनाई गई है साथियों, पीएम जनमन योजना के तहत तो पहले सड़क बनाई गई है आपके बालाघाट में। कहाँ बनाई गई है साथियों पहले सड़क, तो वो बनाई गई है बालाघाट में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का कौन से स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में कौन से स्थान है सौर ऊर्जा के उत्पादन। पहला ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है साथियों तीसरा, और चौथा ऑप्शन है चौथा। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है देश में, तो साथियों मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रियावन लहसुन, कौन सी लहसुन, रियावन लहसुन, इसे साथियों लहसुन को फसल का दर्जा दे दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। लहसुन को किसका दर्जा दे चुका है, फसल का दर्जा। तो हाल ही में रियावन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त। इसका संबंध किस जिले से, पहला ऑप्शन रतलाम, दूसरा ऑप्शन रायसेन, तीसरा ऑप्शन है साथियों विदिशा, और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। रियावन लहसुन जो जीआई टैग प्राप्त हो चुका है वो किस जिले से संबंधित है, तो साथियों आपका सही आंसर होगा रतलाम। कहाँ से संबंधित है, रियावन लहसुन का संबंध रतलाम से संबंधित है, संबंध है। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स, क्या एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बना। पहला ऑप्शन है साथियों 66, दूसरा ऑप्शन है 67, तीसरा ऑप्शन है 68, चौथा ऑप्शन है 69। क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 67। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 67 इसका रैंक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही बीबी साहिबा की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बीबी साहिबा की मस्जिद मतलब पहला खंडवा, दूसरा है खरगोन, तीसरा है बुरहानपुर, चौथा है विदिशा। जल्दी से बताइए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही बीबी साहिबा की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला है खंडवा, दूसरा है खरगोन, तीसरा है बुरहानपुर, और चौथा ऑप्शन है विदिशा। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर है बुरहानपुर। क्या है सही आंसर, बुरहानपुर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों विशेष सूचना, हम एमपी की करंट अफेयर्स जो आज चल चुके इसी का पार्ट 2 अगले संडे को लेके आएंगे शाम को 7 बजे। हमारा टाइमिंग भी यही रहेगा, डेट हमारा संडे है। कब आएगा साथियों, संडे आएगा। संडे को हम फिर से पुनः एमपी की करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से पार्ट 2 के रूप में लेके आएंगे, तो उसमें भी आप लोग जुड़े रहिए। साथियों यदि आपको हमारे ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों हम एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन ही आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कराए हैं। और साथियों हमारे हर एक क्लासेस जुड़ना मत भूलिएगा। आपको पता ही होगा कि मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार के मध्य हम यूनिट वाइज आपके लिए हर यूनिट से संबंधित एमसीक्यू लाते हैं। और साथियों सुबह डेली मॉर्निंग में 8 बजे डेली का करंट अफेयर्स लाइव सीरीज आती है, ठीक है। और साथियों संडे स्पेशल आपके लिए रहता है स्पीडी का करंट अफेयर्स, वो भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। स्पेशल 3 क्लास लगती है साथियों आपके लिए संडे। सुबह मॉर्निंग 8 बजे स्पीडी, 10 बजे लगेगी आपकी मॉर्निंग में साथियों पिछले महीनों के
करेंट अफेयर, जैसे इस बार चल चुका है नवंबर को, उससे पहले दिसंबर, आगे आएगा अब अक्टूबर का। और साथियों रात में आपके 7 बजे आएंगे, हम आपके साथ मिलेंगे 7 बजे एमपी के करंट अफेयर्स के साथ। और ये सिलसिला हमारा चलते रहेगा जब तक 16 फरवरी 2025 के प्री तक। तो साथियों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।